समस्त देशवासियों को मैं परम पूज्य बापू के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज गांधी जी के पदचिन्हों पर ही चलने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। मैं उन्हें भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ। आज सेवा पर्व का समापन भी हो रहा है, मैं उस पर भी बातें कहूंगा। पहले मैं सेवा के प्रति बापू के निष्ठा की एक छोटी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। लल्लू भाई मकन जी ने एक पुस्तक लिखी है और अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा एक बार गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान श्री आनंद शंकर ध्रुव बापू से मिलने उनके आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि बापू पत्थर की चक्की के पास बैठ करके अनाज पीसने का काम कर रहे हैं। बापू ने अनाज पीसते पीसते ही उनका स्वागत किया और थोड़ी देर अनाज पीसना रोक कर बोले कि अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप भी मेरे साथ बैठ जाइए और अनाज पीसने का काम करा लीजिए। बापू की बात सुनकर के श्री आनंद शंकर ध्रुव तुरंत बैठ गए, अनाज पीसने लगे तथा काम और बातचीत दोनों साथ साथ चली। फिर बापू ने उन्हें विदा किया। एक दिन बड़े वकील साहब आए, उनसे मिले। उस समय बापू और आचार्य विनोबा भावे कुछ अनाज था जिसमें कंकड़ था, पत्थर था, उसकी सफाई में लगे। बापू ने उनसे भी आग्रह किया चटाई पर बैठ जाइए। वकील साहब ने कहा कि नहीं, मैं बैठने नहीं आया बल्कि काम करने आया, मुझे भी कोई काम दीजिए। बापू ने फिर अनाज की एक थाली उनके सामने बढ़ा दी और कहा कि वकील साहब देखिए, आप भी अनाज से पत्थर और कंकड़ बाहर निकालिए और ध्यान रखिए इसमें ठीक कंकड़ रह न जाए। वकील साहब थोड़ा घबरा गए। वह तो सोच कर आए थे कि इतने बड़े वकील हैं, कोई बड़ा काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो वकील हूं पेशे से, मैं कैसे अनाज की सफाई करूंगा। बापू ने कहा लेकिन अभी तो सिर्फ मेरे पास यही एक काम है। यह सुनकर वकील साहब चुपचाप अनाज साफ करने में लग गए। बापू का मानना था कि सेवा का जो भी कार्य है उसे जिम्मेदारी से, निष्ठा से और कुशलतापूर्वक पूरा करना ये बड़ा आवश्यक है और इसलिए सदैव जीवन पर्यंत बापू ने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर विशेष बल दिया। अगर हम विचार करें तो शायद आज दुनिया में किसी महापुरुष पर इतनी पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं जितनी बापू पर लिखी गई। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें बापू का जीवन परिचय, बापू के सत्य के प्रयोग, इसके बारे में लिखा नहीं गया। और बच्चों ने गाया कि दे दी हमें आजादी बिना खर्च बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। जीवन के जिस क्षेत्र में आज आधुनिक युग में दुनिया जी रही, PR, एडवर्टीजमेंट, इसका बड़ा जमाना है। लेकिन आप सोचिए कि पूरे देश हिंदुस्तान के लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। उस समय संचार के इस तरह के साधन नहीं। वो तिलक महाराज से जब बापू मिलने गए अपने लौटने के बाद तो उन्होंने कहा कि मुझे सलाह दी। तिलक महाराज ने उन्हें 2 बातें कही। एक ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान को जानना चाहते हो गांधी तो रेलगाड़ी से यात्रा करो पूरे हिंदुस्तान की। और बापू ने रेल से जहाँ सामान्य आदमी चलता है उससे यात्रा की। और लोगों से कैसे जुड़ा जाए तो नमक सत्याग्रह, गरीब से गरीब आदमी और धनी से धनी आदमी सब नमक का प्रयोग कर रहा है। नमक त्यागने में किसी पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ सकता और इसलिए देश के आम आदमी के साथ गांधी जुड़ सके। और 8 अगस्त 1942 बैंक मैदान मुंबई में जो गांधी ने कहा
कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कल से पूरे देश के लोगों को निकलना चाहिए। 9 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने, क्या वकील, क्या अध्यापक, क्या विद्यार्थी, क्या किसान, क्या मजदूर, सब लोग सड़क पर पहुंच गए। मैं समझता हूं कि जो क्षमता थी गांधी जी में लोगों को समझने की, शायद ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व इस दुनिया में कोई आया नहीं। शिक्षा को लेकर के, विशेष रूप से नारी शिक्षा को लेकर के, साउथ अफ्रीका में थे तभी उन्होंने वहाँ स्कूल चलाया, बड़ी शिद्दत से चलाया। यहाँ आने के बाद उस जमाने में विमेन पॉलिटेक्निक वर्धा में स्थापित किया। देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस उस पॉलिटेक्निक के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय की स्थापना इतना बल दिया गांधी जी ने उस समय। मैं समझता हूं कि अभी डुल्लू साहब बात कर रहे थे, इस बात पर बराबर बल देते थे गांधी जी कि जो परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते वो खुद से शुरू करें। और हमारे यहाँ कहा भी गया कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। बात बड़ी लंबी लंबी, बड़ी ऊंची ऊंची करें और खुद उसका पालन न करें, उससे समाज में न कभी बदलाव हुआ है और न कभी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अवसर है जब हम अपने पूज्य बापू को याद करते हैं, संकल्प लेते हैं कि नहीं, जिस रास्ते पर देश को आगे बढ़ा है उस रास्ते पर हम भी 4 कदम चलेंगे। मुझे याद है जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना बसंत पंचमी के दिन 1916 में हुई। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का वो पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। चंपारण सत्याग्रह में जाने के पहले वो आए। मुगल सराय रेलवे का स्टेशन है, वहां से लगभग 16 किलोमीटर के कुछ लोग हैं अभी भी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई ये तो बताओ कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ जाति के नाम पर दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर दिया जा रहा है या पंथ पूछ कर दिया जाता है। तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। विकास की दौड़ में जो भारत का सौभाग्य है कि आज भेदभाव समाप्त हो चुका है और 140 करोड़ देशवासियों का एक ही लक्ष्य है कि आजादी का शताब्दी वर्ष जब 2047 में मनाएं तो एक विकसित भारत के नागरिक एक। हम सब जानते हैं आजादी के 6 दशक के लंबे समय बाद लंबे समय में गरीबी हटाओ का नारा तो गली गली गूंजा था, लेकिन उन नारों से करोड़ों गरीबों के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। पिछले 10-11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे गरीब परिवार थे जिनके सर पर छत नहीं थी, उन्हें अपना नया घर मिला। अब तो गली और मोहल्ले में भी सर्वे चल रहा है। जो बच गए हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उसे भी जल्दी से जल्दी बना दिया जाए और एक भी परिवार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज हिंदुस्तान में दिया जा रहा है। 64 सालों तक हमारी माताएं बहनें पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए मीलों पैदल जाती थी, अपने सिर पर पानी ढोकर लाती। 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल भारत पहुंचाने में समर्थ हो चुका है। कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा सपना पूरा हुआ। करोड़ों माताओं बहनों को शौच के बाहर जाना पड़ता है। सोचिए आजादी के 67 साल बाद भी ये सम्मान हम अपनी बहनों को, माताओं को नहीं दे पाए। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण पिछले 11 वर्षों में हिंदुस्तान में हुआ। 11 करोड़ ऐसे परिवार थे जहाँ की माताएं बहनें लकड़ी बीन कर लाती थी, तब उनके घरों में भोजन बनता था। आज 11 करोड़ 35 लाख घरों में रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर पहुंच गया है और वो धुएं मुक्त चूल्हे पर भोजन बनाने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान के 77 करोड़ नागरिकों को 5 लाख रुपए का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इसकी सुविधा मिलेगी। 51 करोड़ नागरिक भारत के
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आज शामिल। आजादी के 70 साल बाद इस देश में 56 करोड़ ऐसे लोग थे जिनका बैंक में कोई खाता नहीं था। देश के फाइनेंशियल सिस्टम से ही वो पूरी तरह से बाहर थे। अब इन सारे लोगों का बैंक अकाउंट खुद सका। 11 वर्षों में ये जो तमाम सामाजिक योजनाओं के लाभार्थी 44 लाख करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं में सीधे इनके खाते में ट्रांसफर किया गया और 44 लाख करोड़ रुपए में एक पैसा भी आया नहीं गया है, सीधे लाभार्थी के खाते में। सभी वर्गों पर निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान के नागरिक को कर्ज हो सके। आम जनता के निस्वार्थ भाव से सेवा निरंतर आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि आज के दिन ये सबको संकल्प लेने की जरूरत है। इस सेवा ने समाज के हर एक वर्ग, श्रमिक हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, कर्मचारी हो, सबको प्रभावित किया है और उनका जीवन रूपांतरित होने लगा। गांधी जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया था कि भारत की आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि पारंपरिक कौशल को तरजीह दी जाए। अभी कुल्लू साहब ये बात कर रहे थे, जो बात बापू ने उस समय कही, आज पीएम विश्वकर्मा योजना, गांव गांव में रहने वाले हमारे ऐसे लोग आजाद भारत की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। ट्रेड को लेकर के दुनिया में जिस तरह की आशंका है, जिस तरह का भय है, उसका पूर्वानुमान बापू ने उस समय कर दिया। 2 नवंबर 1934 के हरिजन के अंक में उन्होंने आगाह किया था कि कुछ राष्ट्र अपने उत्पादन की वजह से अन्य राष्ट्रों का शोषण कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और इसके लिए उन्होंने अपने लेख में आत्मनिर्भर भारत बनाने पर उसी समय पर दिया था। पिछले 10-11 वर्षों में बापू के इन सपनों को भी साकार करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम उठाए चलाए। मेक इन इंडिया की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही। भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पिछले कई वर्षों से दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। कोविड पैंडेमिक के दौरान भी हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम नहीं हो सकी, बल्कि छोटे बड़े दोनों उद्योगों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। पहले भारत अत्यधिक इंपोर्ट किया करता था, अब इंपोर्ट भी हमारा कम हुआ है और एक्सपोर्ट भी हम ज्यादा करने लगे। 11 वर्ष पहले जितने भी स्मार्ट मोबाइल फोन वो अधिकतर विदेशों से हमारे यहाँ, करीब 26% फोन ऐसे थे जो हमारे देश में बनते थे। आज भारत स्मार्टफोन सेक्टर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। पूरी दुनिया में आज जितने स्मार्टफोन हैं 99.26% पूरे भारत में बने। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें भारत अपना दम दिखा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, वोकल फॉर लोकल हो, इन अभियानों के द्वारा देश के हर इलाके में समृद्धि आई। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत आज दुनिया के विकसित देशों से मुकाबला करने के लिए खड़ा है, सीनातान पर खड़ा है। बापू की स्वदेशी की भावना तो गांव शहर हर जगह पहुंचाना हम सबका दायित्व है। कोशिश भी हो रही है। अभी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और जीएसटी रिफॉर्म के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है लोगों को आर्थिक लाभ भी मिले, और एक आग्रह भी किया जा रहा है स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने पर हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। हम अपनी ओर से कोशिश करें, ये मेरा सबसे आग्रह है। ये स्मरण है बापू ने लिखा था, आर्थिक क्षेत्र में मुझे अपने पड़ोसियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और उन उद्योगों की कमियां दूर करके उन्हें ज्यादा संपूर्ण और सक्षम बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। बापू कहा करते थे, यदि स्वदेशी को व्यवहार में उतारा जाए तो मानवता के स्वर्ण युग की अवधारणा हकीकत में बदली जा सकती। बापू के संकल्प के अनुरूप जम्मू कश्मीर में भी मैं कर सकता हूँ स्वदेशी की भावना, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न हुआ।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 2021-22, 23-24 के वित्तीय वर्ष में देश की आबादी का 1% हिस्सा जम्मू कश्मीर में रहता है। PMBGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसमें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबको पीछे छोड़ते हुए जम्मू कश्मीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 44,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को इस योजना में सहायता मिली थी। विलेज इंडस्ट्रीज में हम 3.5 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करने में सक्षम हुए थे। भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से औद्योगिक विकास और रोजगार में तेजी के सुनहरे अध्याय की पटकथा इसी जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़ करके जम्मू कश्मीर ने गाँव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित करने को, मुगल सराय से पूरा जन सैलाब, जो विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, वायसराय साहब थे, देश के सारे राजा महाराजा, और पहुंचने के बाद जो भाषण दिया उन्होंने कहा कि इतनी सुरक्षा रखने के बजाय मर जाना बेहतर है, और वायसराय साहब उठ करके वहां से चले गए। एक घटनाएं हैं, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। और एक बात और कहूंगा, जब स्कूल में पढ़ते थे उम्र 8 साल, विद्यालय में उन्होंने नाटक देखा सत्य हरीश, और उससे बहुत प्रभावित हुए। आए घर, शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करने लगे जो नाटक में देखा गया, और उसी नाटक ने उनके जीवन को बदल दिया। उसके दिन उन्होंने संकल्प किया, जितनी कठिनाई आएगी सत्य से कभी मैं विमुख नहीं हूँ। गांधी जी की बहुत सारी उपलब्धियां मूल में अगर जाए, जितनी भी परिस्थितियां रही, गांधी जी कभी भी सत्य से विमुख नहीं। अब सेवा पर्व समाप्त हो गया है। आज बापू आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 8 जनवरी 1925 के यंग इंडिया के अपने लेख बापू ने कहा कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बापू की इसी भावना और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए आज मैं कह सकता हूँ, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वयं 2 अक्टूबर को झाड़ू उठाया और स्वच्छ भारत अभियान को आज एक जन आंदोलन बना दिया है। उसका असर अब पूरे देश में नजर आ रहा है। सेवा पर्व के पखवाड़े के दौरान हम सब ने देखा, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू, इस प्रकार हर एक अभियान सामुदायिक भागीदारी की भावना से अनेक नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सेवा की भावना सिर्फ एक पखवाड़े या कैलेंडर की किसी तारीख तक सीमित न रहे, मैं समझता हूँ आज यह संकल्प लेने की जरूरत है, बल्कि हमारे जीवन ये आदत बन सके। सेवा और कर्म के प्रति जन जन के मन में अभाव थी। मैं मानता हूँ कि बापू को सच्ची श्रद्धांजलि। सेवा पर्व के दौरान अपने बेहतर परफॉर्मेंस के जिन डिस्ट्रिक्ट्स को, जिन स्कूलों को, जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, हृदय से शुभकामना देता हूँ। संबंधित अधिकारियों, शिक्षकों और नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा, यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल वाले, डिस्ट्रिक्ट सरकारी डिपार्टमेंट, स्वयंसेवी संगठनों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा देता है। महाभारत का एक श्लोक है जो बापू को बहुत प्रिय, और मुझे लगता है कि अनेक लोगों के दिल के बड़ा करीब है। सेवा पर्व के कई कार्यक्रमों में मैंने इसका उल्लेख भी किया है, और हमारी वर्तमान पीढ़ी सेवा के उन मूल्यों,
से प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। कहा गया, ना तो हम कामये राज्यम ना स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्ताना प्राणी नाश। अर्थ इसका है कि न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की और न ही मुक्ति की। मैं तो केवल मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, दुखी प्राणियों का दुख दूर करना चाहता हूँ। चाहे वो प्रशासन हो, सरकारी अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। मैं मानता हूं कि सभी के कर्तव्यों और सेवा कार्यों की कसौटी यही है कि उन कामों से दूर दराज के इलाकों में और विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, कितनी सेवा हो सके। और मैं समझता हूँ सच्ची सेवा तभी हो पाती है जब कथनी और करनी में कम से कम थोड़ी समानता तो जरूर। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया बड़ी जटिल हो गई है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। उसकी एक झलक अभी हमने 30 सितंबर को औपचारिक रूप से समाप्त हुए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में देखी कि ग्लोबल रीअलाइनमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्लाइमेट चेंज जैसी तमाम ऐसी चुनौतियां हैं, ऐसे फैक्टर्स जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। अब देशों की और वहां के नागरिकों की आकांक्षाएं बढ़ रही, साथ ही नए तकनीकी आविष्कार हो रहे, नए टूल्स समाज को नया आकार दे रहे। ऐसी परिस्थिति में मेरा विश्वास है कि बापू के सत्य, अहिंसा और सेवा के सिद्धांत से सभी चुनौतियों को निपटा जा सकता है और ये अचूक हथियार साबित होगा। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता के मूल्य विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा विश्वास पूरे विश्व को होने लगा। बापू भारत को अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि मानते थे और अपने अगस्त 1925 के एक लेख में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसने अपनी पुरानी संस्थाओं को अभी भी कायम रखा है। एक बार बापू ने कहा था कि भारत का ध्येय दूसरे देशों से अलग है। भारत में ऐसी योग्यता और क्षमता है कि वह धर्म के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा नाम कमा सकता है तथा अपने आत्मबल से सबको जीत सकता है। 11 अगस्त 1920 को अपने एक दूसरे लेख में बापू ने लिखा कि भारत के पास सारी दुनिया के लिए एक संदेश है और उसे किसी का अंधानुकरण करने की जरूरत नहीं। वर्ष 1925 में अपने जन्मदिन के कुछ दिन पहले यंग इंडिया में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, मैं भारत को स्वतंत्र, समर्थ और बलवान बनता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक 1931 में उन्होंने कहा ऐसा भारत निर्मित होना चाहिए जिसमें गरीबों के लिए सबसे पहले सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आजादी के लंबे समय बाद पिछले 10-11 वर्षों से वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है और केवल आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि समावेशी विकास के द्वारा ये सुनिश्चित कर रहा है भारत कि विकास के सभी लाभ, इकोनॉमिक ग्रोथ की सभी बेनिफिट्स विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। बापू ने जिस सद्भाव भाईचारे की बात कही थी आज वो हकीकत बनने लगी। विकासवाद को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।